नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे और टेरिडोफाइटा में हमारा टॉपिक चल रहा था टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। पूर्व के वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों की चर्चा की थी, जिसमें हमने टेरिडोफाइटा का वितरण, टेरिडोफाइटा का आवास, उनका पादप शरीर और पोषण के बारे में देख लिया था। आज हम इस वीडियो में जनन पर चर्चा कर रहे हैं। टेरिडोफाइटा में अगर हम जनन की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जनन कायिक यानी वेजिटेटिव, अलैंगिक और लैंगिक यानी सेक्सुअल विधियों के द्वारा होता है। यानी कायिक विधि, अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि, तीनों विधियां जनन की इनके अंदर पाई जाती है। कायिक अलैंगिक जनन बीजाणुविद पादप, जबकि लैंगिक जनन युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट पादप द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों विधियों में से जो कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, ये तो बीजाणुविद पादप या स्पोरोफाइट प्लांट जो होता है उस पर होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये गैमेटोफाइट पादप जो होता है, गैमेटोफाइट स्टेज जो आती है उस पर, उसके द्वारा किया जाता है। कायिक जनन जो होता है ये टेरिडोफाइटा में अधिक सामान्य नहीं है। अब जैसे जैसे हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, वैसे कायिक जनन क्या है वो थोड़ा सा अधिक सामान्य नहीं रहेगा। इनमें कायिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती है। तो कायिक जनन की जो विधियां पाई जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है? प्रौढ़ भाग के खंडन एवं क्षय द्वारा, अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा हो सकता है, कंद के द्वारा हो सकता है, प्रकलिकाओं के द्वारा हो सकता है, और पत्तियों के शीर्ष पर कायिक कलिकाओं के द्वारा। तो टेरिडोफाइटा में कायिक जनन की ये निम्न 5 विधियां हैं वो पाई जाती है, जिनसे एक पौधा है दूसरे पौधे का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने पहले देखा था कि टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो बीजाणुविद होता है, स्पोरोफाइट यानी 2n होता है। इस बीजाणुविद पादप जो होता है इस पर कायिक जनन और अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये बीजाणुओं या स्पोर्स के द्वारा होता है, और बीजाणुओं का निर्माण जो होता है वो बीजाणुविद पादप पर बीजाणु धानियां या स्पोरेंजिया में होता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, और स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब देखिए, ये जो स्पोरेंजिया है वो बीजाणु पर्णों की जिन जिन पत्तियों पर स्पोरेंजिया लगती है उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, बीजाणु पर्ण कहा जाता है। तो ये जो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरोफिल्स जो होती है, बीजाणु पर्ण जो होती है, उनकी अभ्यक्ष सतह पर भी हो सकती है, अपाक्ष सतह पर भी हो सकती है। तो अभ्यक्ष जो सतह है इसको वेंट्रल सरफेस या एडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं, और ये अभ्यक्ष सतह पर स्पोरेंजिया किसमें विकसित होती है? लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में और इक्विसिटम में। देखिए, ये उदाहरण हमको विशेष रूप से याद रखने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि टेरिडोफाइटा के अंदर एग्जाम्पल्स है, अपवाद है, वो काफी है, उनको हमको याद रखना पड़ेगा। तो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स पे लगती है। स्पोरोफिल्स की वो अभ्यक्ष सतह पर भी हो सकती है और अपाक्ष सतह पर भी हो सकती है, एडेक्सियल सरफेस और एबैक्सियल सरफेस। तो एडेक्सियल सरफेस या वेंट्रल सरफेस पर जो लगती है स्पोरेंजिया, वो किसमें लगती है? लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और इक्विसिटम में। और अपाक्ष सतह पर यानी डोर्सल सरफेस या एबैक्सियल सरफेस पर जो स्पोरेंजिया लगती है वो किसमें लगती है? फंस में लगती है। इसके अलावा ऑफियोग्लोसम जो होता है उसमें बीजाणुधानी युक्त स्पाइक पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है। तो ऑफियोग्लोसम अलग है। ऑफियोग्लोसम में जो बीजाणुधानी युक्त जो स्पाइक है वो पत्ती के कक्ष से निकलता है, और साइलोटम, राइनिया और हार्नियोफाइटोन, इनमें बीजाणुधानियां स्तंभिक होती हैं यानी तने पे लगती हैं। ये विशेष रूप से पूछा जाता है, उदाहरण
पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस पादप पर बीजाणु धानियां जो है स्तंभिक होती है, तो वहां आपको साइलोटम, राइनिया और हार्निया फाइटोन ये याद रखने हैं आपको, इनमें स्तंभिक होती है। इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ये आपके राइनिया और साइलोटम दो दिए हुए है। ये राइनिया दिया हुआ है ई, तो इसमें ये स्टेम पर ही लगी हुई होती है, ऐसे ही साइलोटम में भी स्टेम पर लगी हुई होती है। ऑफियोग्लोसम जो होता है, ये सी चित्र आप देखिए, इसमें पत्ती के कक्ष से यहाँ पर ये बीजाणु धानी युक्त स्पाइक है वो उत्पन्न होता है, और ये अभ्यक्ष और अपाक्ष सतह के आपको दे रखे हैं। इस तरीके से स्पोरेंजिया है वो पत्ती की अभ्यक्ष और अपाक्ष सतह पर लगी हुई होती है। जिन पत्तियों पर स्पोरेंजिया बनती है उनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। बीजाणु के प्रकार की दृष्टि से टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि बीजाणु के प्रकार की दृष्टि से टेरिडोफाइट दो प्रकार के, पूरे जो टेरिडोफाइट पादप है उनको दो टाइप्स में बांटा गया है बीजाणुओं के आधार पर। एक तो कौन से? समबीजाणुक टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। होमो समान, एक जैसे, समबीजाणुक नाम से भी पता चल रहा है, यानी सभी जो बीजाणु हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। तो वे टेरिडोफाइट जिनमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं समबीजाणुक टेरिडोफाइट कहलाते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। ये टेरिडियम के बाद में कॉमा है यहाँ पर, टेरिस एक अलग पौधा है। तो ये सारे कैसे हैं? समबीजाणुक टेरिडोफाइट है, इनमें एक ही प्रकार के स्पोर है या एक ही प्रकार के बीजाणु है वो बनते हैं। चलिए दूसरे कौन से होते हैं? विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। वे टेरिडोफाइट जिनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट कहलाते हैं। अब दो बीजाणु कौन कौन से प्रकार के बनते हैं ये देख लेते हैं हम। एक पॉइंट और पूछा जाता है, हेट्रोस्पोरी किसे कहते हैं? तो जब एक ही जाति में आकृति, आकार और कार्यकीय रूप से दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं की उपस्थिति है वो विषम बीजाणुकता या हेट्रोस्पोरी कहलाती है। मतलब एक ही जाति में दो अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं की उपस्थिति है उसको हेट्रोस्पोरी कहते हैं। इनमें से जो छोटे आकार के बीजाणु बनते हैं उनको लघु बीजाणु कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है, और बड़े आकार के जो बीजाणु बनते हैं उनको गुरु बीजाणु या मेगास्पोर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा के निम्न 8 वंशों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। अब आपको यहां पर याद ये रखना है कि विषम बीजाणुकता टेरिडोफाइटा के केवल 8 वंशों में होती है और उनका नाम याद रखना है हमको। तो बाकी के और बचे जो टेरिडोफाइट कैसे हो जाएंगे? समबीजाणुक हो जाएंगे। तो समबीजाणुक टेरिडोफाइट और विषम बीजाणुक जो टेरिडोफाइट है इनमें आपको केवल विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट है उनके ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, और इनके अलावा जो सारे जो टेरिडोफाइट हैं वो कैसे होंगे? समबीजाणुक होंगे। तो विषम बीजाणुक जो टेरिडोफाइट है वो कौन कौन से हैं? एक तो स्लेजिनेला, आइसोइट्स, देखो स्लेजिनेला, आइसोइट्स, मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया, ये 5 आपको आसान रूप से याद रह जाएंगे। उसके बाद में जो आगे है 3 और कौन कौन से? स्टालाइटिस, रेग्नेलिडियम और पिलुलेरिया, ये 3 और आपको याद रखने, क्योंकि इनके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तीनों के 5 के बारे में, स्लेजिनेला, आइसोइट्स, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, ये तो 5 तो ये हो ही गए, और स्टाइलाइटिस, रेग्नेलिडियम और पिलुलेरिया, ये 3 और हैं। तो टोटल ये 8 वंश हैं जिनमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है। इसके अलावा सभी टेरिडोफाइट जो हैं वो कैसे होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। चलिए अब आके हम देखते हैं बीजाणु धानियां धारण करने वाली जो पत्ती है उनको बीजाणु पर्णी या स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि जिन पत्तियों पर बीजाणु धानियां या स्पोरेंजिया लगती है उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब
बीजाणुधानियां अपाक्ष सतह पर भी हो सकती हैं और अभ्यक्त सतह पर भी हो सकती है, स्पाइक के रूप में भी लग सकती है या स्तंभ की भी हो सकती है, स्तंभ पर भी लगी हुई हो सकती है। तो वो हमने स्थिति बीजाणुधानी की देख ली थी। बीजाणुओं के प्रकार के आधार पर जो टेरिडोफाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब जो ये स्पोरोफिल्स जो है इस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए जो माइक्रोस्पोर हमने अभी देखे थे, तो माइक्रोस्पोर का निर्माण जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। देखिए यहाँ पर ये जब हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है तो उनमें ये अलग अलग हो जाएंगी चीजें। तो लघु बीजाणु जो होते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण कहाँ पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, तथा इनसे संबंधित बीजाणु पर्ण जो होती है उसको लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। सामान्य रूप से हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो जिस पर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोरेंजिया जिस पत्ती पे लगती है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसी प्रकार से गुरु बीजाणु मेगास्पोर का निर्माण कहाँ होगा, मेगास्पोरेंजिया में होता है, और मेगास्पोरेंजिया से संबंधित जो पर्ण है वो मेगास्पोरोफिल कहलाती है। अब ये जो पर्ण जो बनी, चाहे मेगास्पोरोफिल हो चाहे माइक्रोस्पोरोफिल हो, और हम इसको अलग अलग नहीं करके अगर स्पोरोफिल कहते हैं, बीजाणु पर्ण कह देते हैं, तो बीजाणु पर्ण जो होते हैं ये पौधे पर दूर दूर वितरित हो सकती हैं। जैसे किसमें होती हैं, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम में होती हैं। अथवा क्या कर सकती हैं, ये पौधे के शीर्ष भाग में सहित शंकु बनाती हैं। ये बीजाणु पर्ण दूर दूर तक वितरित होती हैं ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम के अंदर में। या क्या कर सकती है, शीर्षस्थ भाग पर एक स्ट्रोबाइलस का निर्माण कर सकती है, जैसे लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला के अंदर। अथवा लघु ये बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प नामक विशेष रचना में स्थित होती हैं, जैसे एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया। देखिए ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ये बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प कि स्पोरोकार्प का निर्माण किसमें होता है, तो ये एजोला में, मार्सिलिया में और साल्विनिया के अंदर होता है। ठीक है। बीजाणुधानियां फिलीकेलीज गण के सदस्यों में सुसंगठित समूह में पाई जाती है, जिन्हें सोरस कहते हैं। उदाहरण के लिए बोट्रिकियम, ऑफियोग्लोसम, साइथिया, टेरेडियम और पॉलीपोडियम। इनमें जो बीजाणुधानियां हैं वो एक संगठित समूह के रूप में पाई जाती है, जिसको सोरस कहा जाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, टेरिडोफाइटा में बीजाणुधानियों का परिवर्धन निम्न दो प्रकार से होता है। तो बीजाणुधानी का जो परिवर्धन है वो दो प्रकार से हो सकता है। तो इसमें भी फिर एग्जाम्पल आएंगे कि उनमें अलग अलग हमको याद रखने पड़ेंगे। तो एक तो होता है तनु बीजाणुधानीय या लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट, और दूसरा होता है सुबीजाणुधानीय या यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। लेप्टो में इस प्रकार के परिवर्धन में प्रत्येक बीजाणुधानी का विकास केवल एक सतही कोशिका, सिंगल सुपरफिशियल सेल, जो बीजाणुधानी आरंभिका कोशिका कहलाती है, उससे होता है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो प्रकार का बीजाणुधानी विकास पाया जाता है, इसमें तो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल्स है, वो ही बीजाणुधानी का विकास करती है। ठीक है। इस कोशिका में परिणतिक विभाजन से एक बाहरी व एक आंतरिक कोशिका बनती है। बाहरी कोशिका जो होती है संपूर्ण बीजाणुधानी का विकास करती है, जबकि आंतरिक जो कोशिका होती है वो निष्क्रिय होती है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप में सीधा सा हमको एक बात रखनी है कि इसमें बीजाणुधानी का जो विकास होता है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल है वो करती है, जैसे मार्सिलिया, साल्विनिया और टेरिडियम, इनके अंदर लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का विकास होता है। दूसरी बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का। तो इस प्रकार के परिवर्धन में प्रत्येक बीजाणुधानी का विकास जो होता है वो एक से अधिक सतही कोशिका या एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स। यहाँ पर जो बीजाणुधानी का जो विकास होता है ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स से होता है। वहां पर सिंगल सुपरफिशियल सेल जो है वो स्पोरेंजिया का डेवलप करती है, और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल जो है, यानी जो सतही कोशिकाओं का एक समूह जो होता है वो बीजाणुधानी आरंभिका के रूप में काम करता है, और उससे संपूर्ण बीजाणुधानी है उसका विकास होता है। इस प्रकार का जो विकास पाया जाता है या परिवर्धन जो पाया जाता है वो साइलोटम में, लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में और इक्विसिटम के अंदर पाया जाता है। ये दोनों टाइप के डेवलपमेंट दिखाए हैं। ए है ये यू स्पोरेंजिएट टाइप का है,
यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल है जो आगे चल करके संपूर्ण बीजाणु धानी है उसका विकास होता है। तो ये ए वाला है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का है, और बी वाला है वो लेप्टो स्पोरेंजिएट प्रकार का है, जिसमें एक सिंगल सुपरफिशियल सेल है, वो ही आगे उसमें परिणतिक विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, आउटर सेल और इनर सेल। आउटर सेल जो होती है संपूर्ण स्पोरेंजिया का डेवलप करेगी, और इनर सेल जो होती है वो निष्क्रिय होती है। इसको लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब तक हमने देख लिया स्पोरेंजिया का डेवलप हो गया, स्पोरेंजिया में स्पोर बन गए। अब स्पोर कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो बीजाणुधनी जो है स्पोरेंजिया है, उसमें उपस्थित बीजाणु मात्र कोशिकाओं या स्पोर मदर सेल्स जो है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद में स्पोर या बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और ये जो गैमेटोफाइट पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका है, यानी ये अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथैलस को जन्म देते हैं। तो टेरिडोफाइटा में जो गैमेटोफाइट पादप जो होता है उसको प्रोथैलस भी कहा जाता है, तो उसको जन्म देते हैं। तो ये युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथैलस कैसा होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, अगुणित होता है। अब देखिए जो प्रोथैलस जो होता है ये चपटा होता है, हरा होता है, असंवहनीय होता है, नॉन वस्कुलर होता है। देखो टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं, बीजाणुविद पादप होता है वो वस्कुलर होता है, लेकिन इनका जो गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, नॉन वस्कुलर होता है, स्वयंपोषी होता है, जो स्वतंत्र रूप से नम धरातल पर उगता है। यह युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथैलस लैंगिक जनन करता है। तो ये हमने पहले ही देख लिया था, कायिक जनन और अलैंगिक जनन जो होता है, स्पोर का निर्माण तक की प्रक्रिया जो होती है वो स्पोरोफाइट पादप या बीजाणुविद पादप पर संपन्न होती है, और लैंगिक जनन जो होता है वो किस पे होता है, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप पर होता है। और एक चीज यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखनी है कि जैसे हमने ब्रायोफाइटा देखा था कि ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है, और उसमें बीजाणुद्भिद बनता है। तो उनका जो बीजाणुद्भिद होता है वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों पीढ़ियां जो होती हैं दोनों स्वतंत्र होती हैं। बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी यहाँ पर मुख्य पादप शरीर होता है, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है, वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो स्वतंत्र होती है, बीजाणुविद पादप पर निर्भर नहीं करती है। अब जो संबीजाणविक जो टेरिडोफाइट होते हैं, होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं, उनमें क्या होता है, युग्मकोद्भिद बीजाणु भित्ति के बाहर स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होता है। ऐसे युग्मकोद्भिद को बहिर्बीजाणु या एक्सोस्पोरिक प्रकार का युग्मकोद्भिद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और टेरिडियम। संबीजाणुविक वंशों में प्रोथैलस जो होता है सामान्यतः उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस होता है। अर्थात क्या मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि पुधानी और स्त्रीधानी एक ही प्रोथैलस पर विकसित होते हैं। संबीजाणु में क्या होता है, जो प्रोथैलस होगा वो मोनोसियस होगा, यानी एंथ्रिडियम और आर्किगोनिया है वो एक ही जो गैमेटोफाइट पादप या जिसको प्रोथैलस हम कह रहे हैं उस पर विकसित होती हैं। अब ये पुंपूर्वी या स्त्री पूर्वी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन इसके अंदर मिलती हैं। इसी तरीके से अगर हम विषम बीजाणु वंशों की बात करें, हेटेरोस्पोरस जो जीनस है उनकी बात करें, तो उनमें युग्मकोद्भिद जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है तथा बीजाणु भित्ति के अंदर ही विकसित होता है। ऐसे युग्मकोद्भिद को अंतः बीजाणु या एंडोस्पोरिक कहते हैं, जैसे सेलेजिनेला, आइसोइट्स और मार्सिलिया। विषम बीजाणु वंशों में जो प्रोथैलस होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है, डायोसियस होता है, अर्थात पुधानी और स्त्रीधानी अलग अलग प्रोथैलस पर विकसित होते हैं। इनमें क्या होता है, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अंकुरण करके क्या बनाते हैं, नर प्रोथैलस बनाते हैं, मेल प्रोथैलस या मेल गैमेटोफाइट पादप बनाएंगे, और इस पे क्या लगेगी, एंथ्रेडियम लगेगी, पुधानी लगेगी। और मेगास्पोर जो होते हैं वो अंकुरित होकर के क्या बनाते हैं, फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बनाएंगे, और फीमेल पे क्या लगेगा, आर्किगोनियम विकसित होती है। इसके अलावा जो साइलोटम होता है, ऑफियोक्लोसम होता है, इनके जो प्रोथैलस में है वो पर्णहरित का अभाव पाया जाता है, तथा इनमें माइकोराइजा
उपस्थित होती है, जिसकी सहायता से ये भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे युग्मकोद्भिद को मृतजीवी कहते हैं। तो ये मृतजीवी प्रकार का जो प्रोथेलस मिलता है वो किसके अंदर मिलता है, ये आपको याद रखना है, साइलोटम और ऑफियोक्लोसम के अंदर मिलता है। कि इनका जो प्रोथेलस जो होता है उसमें पर्णरहित का अभाव होता है, और ये माइकोराइजा जो है उसकी सहायता से अपना भोजन है वो प्राप्त करता है। तो जननांग जो पूधानी और स्थिधानी जो होते हैं ये प्रोथेलस जो होता है उसमें धसे हुए हो सकते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम में धसे हुए होते हैं, या सतह पर उभरे हुए हो सकते हैं, जैसे साइलोटम और टेरिडियम के अंदर होते हैं। इनके जननांग बहुकोशिक होते हैं और बंदे आवरण से घिरे हुए होते हैं। अब बात करें हम पूधानी और स्त्रीधानी की, अलग अलग बात करें तो पूधानी जो होती है उसमें पुमणुओं का निर्माण होता है। एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो पूधानी के अंदर बनते हैं, और इनके जो एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, पुमणु जो होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, सर्पील रूप से कुंडलित होते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक तो सर्पील रूप से कुंडलित, स्पाइरली कॉइल्ड जो एंथ्रोजोइड्स मिलते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, तो टेरिडोफाइटा के अंदर मिलते हैं। और प्रत्येक पुमणु जो होता है बहुकशाभिक होता है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा के जो पुमणु होते हैं, एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, वो बहुकशाभिकी होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी आपको याद रखने हैं कि लाइकोपोडियम और जो सिलेजिनेला है इसके पुमणु बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, द्विकशाभिकी होते हैं। पुमणुओं का विमोचन पूधानी के शीर्ष पर स्थित एक प्राच्छद कोशिका या ओपर्कुलर सेल के है उसके द्वारा होता है। तो ये बात पूर्वधानी की हो गई। अब स्त्रीधानी की बात करें, पूधानी है, पूधानी में पुमणु बन गए, और पुमणु कैसे होते हैं, सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं और भूकशाभिकी होते हैं। लेकिन दो अपवाद हैं, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, इनके जो पुमणु होते हैं, एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, द्विकशाभिकी होते हैं। स्त्रीधानी जो होती है वो फ्लास्क नुमा संरचना होती है, जो दो भागों में विभेदित होती है, एक तो ग्रुआ या नेक जिसको बोलते हैं, दूसरा अंडधा या वेंटर जिसको कहा जाता है। अब सामान्यतः क्या होता है, अंडधा जो होती है वो प्रोथेलस में धसी हुई होती है, और ग्रुआ जो होती है वो सतह पर उभरी हुई होती है। अंडधा में एक बड़ी अंडकोशिका, अंडधा जो है उसमें एक तो बड़ी अंडकोशिका या एग सेल, और एक कोशिका और होती है छोटी कोशिका जिसको बोलते हैं अंडधा नाल कोशिका, यानी वेंटर कैनाल सेल होती है। तो वेंटर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एग सेल और वेंटर कैनाल सेल के द्वारा। और जो नेक जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, नेक कैनाल सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। इसकी सामान्यतः संख्या एक होती है, परंतु इसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। इक्विसीटम में ग्रीवा नाल कोशिकाओं की संख्या दो, और लाइकोपोडियम में दो से अधिक हो सकती है। टेरिडोफाइट की एक प्रारूपिक स्त्रीधानी में केवल तीन कोशिकाएं व चार केंद्रक होते हैं। तो ये तीन केंद्रक, तीन तो कोशिकाएं होती हैं और चार केंद्रक होते हैं। यह भी हमने देख लिया था कि उसमें तीन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो ग्रीवा नाल कोशिका एक होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं, और अंडदानाल कोशिका एक होती है, इसमें एक केंद्रक होता है, और एक अंड कोशिका होती है, इसमें भी एक केंद्रक होता है। तो केंद्रक तो कितने हो गए, चार हो गए, और कोशिकाएं कितनी हो गई, तीन हो गई। तो ये हमने पूधानी और स्त्रीधानी तक देखी। पूधानी में पुमणुओं का निर्माण होगा, स्त्रीधानी में अंड होता है। अब बात करते हैं निषेचन की। तो टेरिडोफाइटा के अंदर निषेचन से पूर्व क्या होता है, ग्रीवा नाल कोशिकाओं के विघटन से एक श्लेष्मीय द्रव्य बनता है जो पुमणुओं को स्त्रीधानी की ओर आकर्षित करता है। इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक है। जल में तैरकर पुमणु जो है रसायन अनुचलन या कीमोटैक्सिस द्वारा स्त्रीधानी की ग्रीवा में प्रवेश करते हैं। तो ये जो रसायन अनुचलन गति जो है ये ब्रायोफाइटा के अंदर भी मिलती है। उनमें भी क्या होता है, जनन जो होता है उसके लिए, निषेचन जो होता है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। पुमणु और अंड के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका होती है। अब ये जाइगोट जो होता है इससे बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो बनती है आगे चल करके। युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं, उनसे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। देखिए भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण कहां से होता है, ब्रायोफाइटा से शुरुआत होती है एम्ब्रियो का निर्माण की। तो भ्रूण बनता है, भ्रूण का प्रथम विभाजन भ्रूण की ध्रुवता यानी पोलरिटी अर्थात
शीर्षस्थ व आधारीय भाग को निर्धारित करता है। कौन सा विभाजन? प्रथम विभाजन। शीर्षस्थ जो ध्रुव है वो प्रैरव है, शीर्ष वह पर्ण बनाता है, और आधारीय ध्रुव जो होता है फुट व मूल का निर्माण करता है। टेरिडोफाइटा में ध्रुवता के आधार पर भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बहिर्मुखी भ्रूण एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो, और दूसरा अंतर्मुखी भ्रूण या एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। एक्सोस्कोपिक जो एम्ब्रियो होता है, इस प्रकार के एम्ब्रियो में क्या होता है, शीर्षस्थ जो ध्रुव है बाहर की ओर या स्त्रीधानी की ओर, स्त्रीधानी की गिरवा की ओर स्थित होता है। ये साइलोटम, इक्विसेटम और ओफ्यूक्लोसम है, उसके अंदर इस तरीके का भ्रूण है वो पाया जाता है। और एक होता है एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। तो इसमें इस प्रकार के भ्रूण में शीर्षस्थ ध्रुव जो होता है स्त्रीधानी के आधार की ओर स्थित होता है, जो लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और आइसोइड्स में मिलता है। दोनों प्रकार के भ्रूण विकास में युग्मनज यानी जाइगोट का प्रथम विभाजन अधिकांशतः अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्नों में युग्मनज का प्रथम विभाजन जो होता है वो उदग्र या वर्टिकल होता है। ऐसे भ्रूण पार्श्व ध्रुवता या लेटरल पोलैरिटी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा में यदि हम पीढ़ी एकांतरण की बात करें तो सभी जो टेरिडोफाइट पौधे हैं वो विषम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दर्शाते हैं। बीजाणुद्भिद जो पादप है वो बीजाणुओं के द्वारा युग्मकोद्भिद पादप को जन्म देता है। युग्मकोद्भिद लैंगिक जनन द्वारा निषेचन से युग्मनज को जन्म देता है, जिससे बीजाणुद्भिद पादप परिवर्तित होता है। इनमें बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है वह युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये चीज हमको याद रखना है टेरिडोफाइटा के संबंध में विशेष रूप से, कि टेरिडोफाइटा का एक टर्म हमने पहले भी लिखी थी, वस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स है। संवहनीय अपुष्पोद्भिद जो पादप है ये होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखनी है कि इनका जो मुख पादप शरीर जो होता है वो कैसा होता है, बीजाणुद्भिद होता है। बीच में युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर बिल्कुल आश्रित नहीं होती। इससे पहले अगर ब्रायोफाइटा में हम देखेंगे तो ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी बनती है, और बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। और आगे अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखेंगे तो वहां पर भी क्या होती है, पीढ़ियां जो दोनों हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, निर्भर करती है। तो इसमें जो मुख्य पादप जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। ये इस पर स्पोरेंजिया में स्पोर का डेवलप होता है, जिससे गैमेटोफाइट पादप हैप्लोइड मिलता है। और इस पे क्या बनते हैं, पूधानी और स्त्रीधानी लगती हैं। पूधानी में आपको बनेंगे एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, और स्त्रीधानी में क्या बनेंगे, एग बनता है। दोनों में निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर वो स्पोरोफाइट पौधा है वो तैयार हो जाता है। तो ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइट दर्शाते। ये तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात है। अगर हम हेट्रोस्पोरस की बात करें तो ये हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है उनकी लाइफ साइकिल है कि मुख्य पादप जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। अब इसके अंदर दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, कौन कौन सा, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है या मेल प्रोथेलस बनते हैं उससे। और मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो अंकुरण से क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। मेल गैमेटोफाइट पे क्या लगती है, पूधानी लगती है, एंथ्रिडिया लगती है। और एंथ्रिडिया में क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। जबकि फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है या फीमेल स्पोरोफाइट जो होता है उस पर आर्किगोनिया लगती है, और आर्किगोनिया में क्या होता है, एग होता है। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से आगे की प्रक्रिया वही रहती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट पौधे का निर्माण होता है। तो ये हेट्रोस्पर्स जो टेरिडोफाइट है उनका लाइफ साइकिल है। तो इसी के साथ में जो टेरिडोफाइटा के हमारे सामान्य लक्षण चल रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आपके अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसमें एग्जाम्पल जरूर बहुत सारे आपको लगेंगे, याद करने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इसका आप बार बार सी में इसको रिवीजन करोगे तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएगी। अगले वीडियो में हम एफिनिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, और
आपको वीडियो में कोई चीज़ को समझने में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को डालें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।